परेशान होके बैठे रहने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के लूप में फँसे हो और नहीं समझ में आ रहा कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करें 2026 का आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर कोई भी क्लरिकल एग्ज़ामिनेशन, तो आज मैं आपको 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र बताऊँगा, ऐसी आपको राइट अप्रोच बताऊँगा जो आपने अगर फ़ॉलो कर लिया प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन में, आप 100% इस साल का कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके सिलेक्शन ले जाओगे। इस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एक भी पॉइंट वीडियो से मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तीनों ऐसे पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक टर्म होती है एफटीएफ और एक टर्म होती है एसएफएल। अब सर ये क्या है? तो इसका मतलब है कि जब आप प्री या मेंस इन दोनों में आप किसी का भी मॉक लगाओगे या फिर आप रियल एग्जाम में बैठोगे, तो आपको हमेशा एफटीएफ मतलब फिनिश देम फर्स्ट पे जाना है और एसएफएल मतलब सेव फॉर लेटर। अब सर ये है क्या? एक्चुअली में होता क्या है कि बच्चे कोई भी मॉक होता है या फिर रियल एग्जाम होता है तो उसमें ब्लाइंडली जो भी सामने आता है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये ब्लाइंडली अटेम्प्ट करने से होता क्या है कि आप स्टक हो जाते हो, और अगर आप स्टक हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप आगे जाके और अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसका कारण होता है कि आप फेलियर को टच कर लेते हो अगेन एंड अगेन। तो एक बात हमेशा याद रखो, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मॉक हो या फिर मेंस का मॉक या एग्जाम ही क्यों ना हो, आपको पहले वो क्वेश्चंस फिगर आउट करने होते हैं जो आप पहले फिनिश कर सकते हो और जिनको फिनिश करने से आपको लीड मिलेगी। अब होता क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मॉक चल रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने दोनों में ही रीजनिंग सेक्शन ले लिया। यहाँ भी हमने रीजनिंग लिया और यहाँ भी हमने रीजनिंग सेक्शन ले लिया। अब प्री में मान के चलते हैं आरआरबी पीओ में 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और मेंस में इसमें करीबन 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, प्री में मैंने हमेशा बोला है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले टैकल करो, वही आपको बचाते हैं। और ये मैं कोई हवा में तीर नहीं फेंक रहा, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। जब आप कम टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, लेस टाइम में जब आप मोर अटेम्प्ट करते हो यानी कि ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, उससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। आपको दिखता है कि अच्छा मैंने स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट में करीबन 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इससे आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है कि आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, और उसमें चांसेस बहुत मैक्सिमम होते हैं कि आपको एग्ज़ाम पक्का क्वालिफाई होगा ही होगा। स्टार्टिंग का पुश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो हमेशा आपको रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले ढूंढ के करने हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 देखा उस पे पजल ही करना शुरू कर देते हैं, ये गलत बात है। हो सकता है कि अगर आप लकीली उस पजल में ना फंसे तो आपके अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी परसेंटाइल आ जाए, और एग्जाम में तो फिर आप क्वालिफाई कर ही लोगे, लेकिन 90% से ज़्यादा बार आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं अटक जाओगे। हो सकता है कि आपको ये भी नहीं पता कि उस पजल का क्वेश्चन 1 है या 2 है, क्योंकि वो आपने चेक भी नहीं किया। तो जैसे-जैसे आप मॉक पे क्वेश्चन करते जाओगे, सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन ढूँढने हैं, जैसे रीजनिंग में सिलोक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन हो गया, उसके बाद आपको पजल पे जाना है। सेम क्वांट पे भी आपको पहले सिम्प्लिफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग नंबर सीरीज़, फिर डीआई पे जंप करना है। उसके बाद आपको बाकी के क्वेश्चन करने होते हैं। इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर आरसी पहले करें या बाद में करें? देखो, आरसी पहले करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें अटक गए, आपका टाइम ज़्यादा लगा और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, तो जो क्वेश्चन डुएबल थे, आपके वो क्वेश्चन छूट जाएँगे जो आपको मार्क्स दे सकते थे। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, आईबीपीएस पीओ में या फिर क्लेरिकल एग्जामिनेशन में या फिर एसबीआई पीओ में, प्री में जो क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं, 50% से ज़्यादा वेटेज उनका रहता है। उनको पहले फिनिश करो, वो आपको मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। रीजनिंग में 4 पज़ल आती है। एक पज़ल आपका आराम से 4 से 5 मिनट का टाइम ले जाती है। लेकिन जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, वही आराम से आपके 2 से 3 मिनट में फिनिश हो जाते हैं। जैसे कि सिलोक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया। वो आपको ज़्यादा वेटेज दे के आते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एफटीएफ लेके चलना है, यानी कि फिनिश देम फर्स्ट। सेम रीजनिंग में, अब रीजनिंग में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस सेलेक्ट करने होते हैं।
क्वेश्चंस सेलेक्ट जैसे कि आप प्री में करते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंट अप्रोच रहती है, चाहे कोई भी मेंस एग्जामिनेशन हो, सब पे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको रीजनिंग में ढूंढने होते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। अब मिसलिनियस में हमारा क्रिटिकल रीजनिंग भी हम लेके चलते हैं साथ में। क्रिटिकल रीजनिंग हम साथ में लेके चलते हैं। ये दोनों आपको पहले फिनिश करने होते हैं। उसके बाद आपको पजल पे जंप करना होता है। मिसलिनियस में मेंस में इनपुट आउटपुट वगैरह या कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, और कभी कभार सिलोक्स वगैरह भी आ जाते हैं। वो पहले फिनिश करो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 40 क्वेश्चन आप देखते हो, फटाफट से पजल पे मत लग जाओ। क्योंकि अगर आप पजल में अटक गए तो आपका 15-20 मिनट आधा घंटा खराब हो जाएगा और आप एग्जाम में पैनिक कर जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन रखी की रखी रह जाएगी, आप दोबारा से लेवल 0 पे आ जाओगे। इसको नोट डाउन कर लेना। अब आते हैं सेकंड चीज पे। सर सेकंड चीज क्या है? तो सेकंड चीज है, ध्यान से सुनना, टाइमर इक्वल्स टू क्विक एक्शन इक्वल्स टू टोपर। अब सर ये क्या बला है? तो देखिए, काफी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं, मान लो कोई बच्चा प्री के लूप में फंसा है, या कोई बच्चा मेंस के लूप में फंसा है, किसी के भी लूप में फंसा है, तो वो टाइमर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते। मैक्सिमम बच्चे, काफी बच्चे हैं होशियार जो टाइमर की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो करना क्या होता है, अगर आपके पास ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं है, या अगर आपको लगता है कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से कोई बेनिफिट नहीं है, पीडीएफ से कर लो, बुक से कर लो, तो काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दौर गया 2016 का, ये 2026 है, ये नया इंडिया है, यहाँ नया कंपटीशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं प्री के बच्चों का और मेंस के बच्चों का। तो जो प्री के स्टूडेंट्स है, आपके लिए तो टाइमर भगवान है। टाइमर से प्रैक्टिस करो जब भी करोगे, चाहे आप पीडीएफ से करो, या फिर आप बुक से करो, या फिर आप कभी भी मॉक भी लगाते हो, तो वहां भी टाइमर की इंपॉर्टेंस समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉक लगा रहे हो आप, ठीक है, आप पजल बनाए जा रहे हो और आपका 7 मिनट 8 मिनट हो चुका है, और आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने पजल बना लिया। ये बेवकूफ़ी है। ये प्राउड की बात नहीं है, बेवकूफ़ी है कि जो पजल 3 से 4 मिनट की थी, उसको आप 7 से 8 मिनट का टाइम दे रहे हो, एंड यू आर फीलिंग सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने वो पजल सोल्व कर ली। तो आपको किसको शो करना है कि आपने वो पजल शो कर ली? खैर, इसकी हम बाद में बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। तो टाइमर की इंपॉर्टेंस समझो। टाइमर क्या होता है, वो आपको एक्शन लेना सिखाता है जल्द से जल्द। अब अगर मुझे कोई पजल सोल्व करनी है, चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो, तो मैं उस टाइम का प्रेशर लूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं टाइम का प्रेशर ले रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव नोट पे। मैं नेगेटिव नोट पे उसका प्रेशर नहीं ले रहा। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो माइंड है वो फोकस्ड है। अगर मेरा माइंड फोकस्ड है और मैं प्रेशर ले रहा हूँ, तो वो पॉजिटिव कहलाता है, यानी कि मैं वो क्वेश्चन जल्द से जल्द कर लूंगा, क्विकली मैं वो सोल्व कर लूंगा बाकी बच्चों से। लेकिन अगर मेरा माइंड ऑलरेडी प्रेशर में है और मेरा फोकस डिसबैलेंस हो गया, तो फिर मेरा पूरा का पूरा एफर्ट नेगेटिव जाएगा, और वो मेरा टाइम भी खराब करेगा, और साथ ही साथ मेरा रिजल्ट भी खराब करेगा। अगर मेरा फोकस्ड माइंडसेट है, प्रेशर आ रहा है, तो पॉजिटिव नोट पे वो ज़्यादा अटेम्प्ट करवाएगा और सही अटेम्प्ट करवाएगा। इसको याद रखो, चाहे प्री हो या मेंस हो, टाइमर का प्रेशर लो, लेकिन पॉजिटिव नोट पे लो और फोकस्ड होके लेना है। ऐसा नहीं है कि बस आप टाइमर का प्रेशर देख रहे हो, बाबा टाइम को देख रहे हो और किए जा रहे हो, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, आपका माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, आपका अटेंशन स्पेन पूरा लैग हो चुका है, और उसके बाद यू आर कंप्लेनिंग कि सर हमारी ये चीज़ें सुधरती नहीं है, हमको आता तो है क्वेश्चन लेकिन हम कर नहीं पाते। तो बच्चे, सिंपल सा फंडामेंटल है, आपका फोकस बहुत ही पैथेटिक है, एकदम दयनीय है, तो उस पर काम करो। अब जब आप एक्शन लेना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली टॉपर में आओगे कि नहीं आओगे, कॉमन सेंस की बात है भाई। एक बच्चा जो आज प्री के मॉक में मान के चलते हैं, आरआरबी पीओ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आरआरबी पीओ में जो बच्चा रीजनिंग में आज के टाइम पे 40 में से 20 क्वेश्चन कर पा रहा है, वो कल को अगर ये अप्रोच फॉलो कर लेगा, 35+ आराम से जंप कर लेगा विद इन 30 डेज। करके देखो आप। और जो बच्चा क्वांट में भी अभी 15 स्कोर कर पा रहा है 40 में से, वो भी आराम से 25+ स्कोर कर पाएगा, और एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं होगा, 100% होना ही होना है, लाजमी है। तो TQT ये याद रखो, यानी कि टाइमर, क्विक एक्शन और टॉपर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी, फर्स्ट वाले की, जो था सेव फॉर लेटर वाला, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था, क्योंकि ये हमारा छूट गया था। तो सेव फॉर लेटर क्या है? जब आप वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो जो कि फिनिश देम फर्स्ट में आता है, FTF, उसके बाद SFL होता है, यानी कि सपोज करो रीजनिंग है, रीजनिंग में 1 से लेकर यहाँ पर टोटल मिला के 40 क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ की हम बात कर रहे हैं प्री की। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैंने देखा तो पजल है, मैंने डायरेक्टली जंप किया क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो देखा कि
पजल के 5 क्वेश्चन है। तो मैंने उसको फटाफट से करना शुरू नहीं कर दिया, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू किया। क्या किया? मार्क फॉर रिव्यू, जिसको हम बोलते हैं सेव्ड फॉर लेटर। समझ में आया? वो किया। उसके बाद मैं जैसे जैसे क्वेश्चन मिसलेनियस देखता गया उसको मैं हिट करता गया। फिर कोई पजल आई, मैंने उसको फिर एसएफएल किया, सेव्ड फॉर लेटर किया, फिर मार्क फॉर रिव्यू किया। सेम चीज मेंस में अप्लाई होती है। जब हम मेंस का मॉक टैकल कर रहे होते हैं, तो वहां वहां पर जो भी पजल वगैरह आती है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस का जो कि आपको लगता है कि बाद में करना चाहिए, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, यानी कि सेव्ड फॉर लेटर करो। ये मॉक में भी होना चाहिए और ये रियल एग्जाम में भी होना चाहिए और ये प्रीलिम्स में भी होना चाहिए, जहां पर सपोज कोई पजल वगैरह आती है या कोई कैसलिट है या कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक का जो कि आप बाद में कर सकते हो, उसको फटाफट से मार्क फॉर रिव्यू करो, यानी कि सेव्ड फॉर लेटर करो। इसको करने से आप टाइम खराब नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस और नेक्स्ट करने में टाइम खराब होता है एक एक सेकंड का। वो आपका टाइम बच जाएगा व्हेन यू विल डायरेक्टली नोटिसिंग कि आपका कौन सा क्वेश्चन करने वाला था और आप वहीं पे जंप करोगे। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्राइवेट मेंटरशिप के बारे में। सर ये क्या भला है? तो अगर आप प्रिपरेशन करते करते अपनी जिंदगी के कई साल गवा चुके हैं, यानी कि 3 से लेकर 5, 7, 8, 10 साल तक दे चुके हैं, और आप या तो प्रीलिम्स के लूप में फंसे हो या फिर आप मेंस के लूप में फंसे हो, ए टू जी जितने एक्सपेरिमेंट आप कर सकते थे आपने कर लिए, अपना पूरा ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन वो काम नहीं किया, तो फिर आप प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो मेरी सुपरविजन में। यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको इस लूप से बाहर निकलना है। मैं आपका एफर्ट करवाऊंगा, आपको बस अपना एफर्ट एग्जीक्यूट करना है। दिमाग और माइंडसेट और स्किल सेट और एक्सपर्टीज पूरी मेरी होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको सपोज एग्जांपल के तौर पे 5 साल हो गए, आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, या आपको 5 साल हो गया आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, तो आप अपने तरीके से अपने माइंडसेट से इसमें चेंजेस करोगे जो कि सेम ही रहेंगे। मैक्सिमम चांस है 90% से ज़्यादा कि वो एफर्ट सेम ही रहेगा, फिर आप उस लूप में फंसते चले जाओगे। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। तो जब आप एडमिशन लोगे, तो स्टार्टिंग के 2 से 3 या 4 दिन तक मैं आपको टारगेट दूंगा। वो टारगेट बेसिकली 3 से 4 घंटे के रहेंगे, वो भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर आपका लेवल प्रीलिम्स का लैक कर रहा है, तो आपको टारगेट प्री के दिए जाएंगे, सो दैट मैं इवेल्युएट कर पाऊँ कि आपका प्रेजेंट लेवल क्या है। अगर आप मेंस के लूप में हो, तो टारगेट मेंस के दिए जाएंगे। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं पहले। 3 मंथ की फीस 7,000 है और 6 मंथ की फीस 10,000 है, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि एफर्ट लगता है आपके टीचर का, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब होगा क्या? जब आप 3 से 4 दिन टारगेट फिनिश कर लोगे, तो उसके अगले दिन यानी कि उसके नेक्स्ट डे मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगा कि एक्चुअली में एक्स वाई जी या एबीसी पर्सन कहाँ पर लैग कर रहे हैं और इनका माइंडसेट का पैटर्न क्या चल रहा है, क्यों लैग कर रहे हैं एग्जाम में, क्यों इस लूप में फंसे हैं। फिर उसके अगले दिन से आपकी फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी शुरू हो जाएगी। हर 6 से 7, 8 दिन में आपकी स्ट्रेटेजी में मॉडिफिकेशन होता जाएगा। जब जब मॉडिफिकेशन होगा, आपका डिस्कशन मेरे साथ डायरेक्टली 1 to 1 कॉल पे होगा, यानी कि मैं ही हूँ जो आपको गाइड करूंगा कॉल पे। अब चाहे डिस्कशन में आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैटर नहीं करता। मुझे आपकी पूरी ब्रीफिंग चाहिए कि आपने लास्ट टाइम पे कितना किया, क्या प्रोग्रेस रही, कहाँ पर डिफिकल्टी आ रही है और हम इसको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रहेगा। एज वेल एज अगर आप तैयारी आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ की कर रहे हो, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी ऐड रहेगा, सब्जेक्टिव भी उसमें ऐड रहेगा। अगर इसमें एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पे 9910185564 पे आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है, कभी भी एडमिशन बंद हो सकते हैं, पहले ही बता रहा हूँ। तो जो पहले आएगा वही एडमिशन लेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस लूप से निकलना चाहते हो, तो अकेले का दिमाग यूज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इस लूप से बाहर निकलना चाह रहे हो, मेरे दिमाग का आप बेनिफिट उठाओ, मेरी स्किल सेट का बेनिफिट उठाओ। जितने बच्चों को सिलेक्शन करवाया है, उन सबका इवेल्युएशन और एक्सपीरियंस मेरे काम जो आया है, वो आपको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। आपको बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना है और उस एफर्ट को दिखाना है। उसके बाद एक बात याद रखना कि जब आप प्राइवेट मेंटरशिप में आते हो, यहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी हाई होते हैं और आज तक बैंकिंग फील्ड में कोई भी प्राइवेट मेंटरशिप नहीं देगा। यानी कि हर मंथ में करीबन 4 बार मेरे आपसे डिस्कशन कॉल पे होगा और 6 महीने में हम आराम से 20 से 25 बार डिस्कस कर लेंगे। इस लेवल का एक्सपोजर, इस लेवल की गाइडेंस कोई नहीं देगा आपको। आप कहीं भी पता कर लो, इस पूरी बैंकिंग फील्ड में कोई भी टीचर आपको गाइड नहीं करेगा। तो ये उन लोगों के काम आएगी, या तो जो बच्चे रिपीटर है, जो इस लूप में फंसे हैं, या जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और उनको एग्जाम की तैयारी करनी है इस साल की या अगले साल की, या जो बच्चे बिगनर भी है, जो बच्चे बिगनर भी है और उनका भी टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना।
इस साल का अगर उनका सिलेबस फिनिश हो रखा है या 2027 का, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबको बेनिफिट सेम मिलेगा। एक और चीज़, इसमें कोई आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ, कंटेंट नहीं मिलेगा, वीडियोस कोई नहीं मिलेगी, कोई मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। आपका कंटेंट जो आपके पास है उसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि कितना कंटेंट भरोगे, कोई बेनिफिट है कंटेंट भरने का? 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो या 7 साल हो गए कि आपके पास मॉक नहीं है, आपके पास वीडियोज़ नहीं है, कोर्स नहीं है, सब कुछ है, देन स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्वालीफाई प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। मेरे से कंटेंट अलग लेके कर क्या लोगे? कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कंटेंट से काम नहीं चलता, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तब जाके आपका एफर्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेके आता है। चलो, अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या मुझे कॉल कर सकते हैं, या टीम को, हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे और समझाएंगे कि क्यों ये आपको बेनिफिट करेगा। चलिए, अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है अननेसेसरी अटेम्प्ट्स। अब सर ये क्या बोला है? तो मैं बताता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ बच्चे खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट प्रूव करना चाहते हैं कि वो इतने इंटेलिजेंट है कि उनके सामने आइंस्टाइन और आर्यभट्ट और सब फेल है। उनसे बेहतर स्टूडेंट इस पूरे भारत में नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कहने का मतलब ये है, आप क्वेश्चन को ईगो पे क्यों ले रहे हो, और क्या प्रूव करना चाहते हो कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो आपने कुछ अचीव कर लिया? स्टुपिडिटी कहते हैं इसको, ईगो नहीं बोलते। बेसिकली क्या होता है, काफ़ी बच्चे जब प्री में जाते हैं या कभी अगर मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे, हम पहले प्री की बात कर लेते हैं, तो वो छूटते के साथ ही, पहले मान के चलते कोई बच्चा पहले मिसलिनियस अटेम्प्ट कर रहा है, उसने 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आईबीपीएस पीओ का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो 35 में से उसके क्वांट में या फिर रीजनिंग में करीबन करीबन 15 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, मिसलिनियस। अब वो आगे आते हैं डीआई पे या फिर कैसलेट वगैरह पे, और वो करते करते वो कहीं पे स्टक हो गए या उनका डाटा गलत निकल गया। पहली बात तो उनकी फोकस की कमी थी। दूसरा, अब उनका ईगो आ चुका है बीच में कि मेरे 3 मिनट यहाँ पर खराब हो चुके हैं, अभी तक मेरे से डीआई नहीं हुई, इसको मैं सोल्व करके ही जाऊंगा, देखता हूँ होगी कैसे नहीं। सेम चीज पजल पे अप्लाई होती है, काफी बच्चे पजल में ये ब्लंडर करते हैं। तो अगर आप ऐसा ब्लंडर कर रहे हो तो आपसे ज्यादा मूर्खता इस दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। रीजन क्या है? सिंपल है, आपने वो पजल 6 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में सोल्व कर तो ली है, लेकिन नालायक, अगर वो पजल 6-7 मिनट में सोल्व कर ली है तो आपने बेसिकली 2 पजल का टाइम उस एक पजल में दे दिया। तो जो 4 से 5 नंबर का गैप था वो कौन फुलफिल करेगा? अगर आप रीजनिंग में मान के चलो, आईबीपीएस पीओ में या फिर आरआरबी पीओ में, एग्जाम्पल लेते हैं आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस पीओ के प्री में अगर आपके मान के चलते हैं, टोटल जो स्कोर आया है वो 100 में से स्टूडेंट ए का जो स्कोर आया है वो 45 आया, और स्टूडेंट बी का जो स्कोर आया वो यहाँ पर 55 आया 100 में से, और कट ऑफ जो गई है वो 50 गई है। तो कौन एग्जाम क्वालिफाई करेगा? सर कॉमन सेंस की बात है, बी एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो एक्चुअली में ए ने एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ए ने क्या किया, क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया, अपनी मूर्खता दिखा दी। ऐसे में उनको ये तो बड़ा प्राउड फील हुआ दोस्तों में गॉसिप करने में कि मैंने वो पजल कर ली, अच्छा तुमसे नहीं हुई, मैंने तो वो कर ली। लेकिन वही दोस्त बहुत ही स्मार्ट था, उसने पहले अप्रोच किया उन क्वेश्चंस को जो कि एफटीएफ वाले थे, यानी कि फिनिश देम फर्स्ट वाले थे, और उसको पता था कि इनको करने के बाद अगर मैं कहीं पे अटका, कहीं पे मैं स्टक हो गया, मैं उसको वहीं पे छोड़ दूंगा, और जो बाकी के क्वेश्चन मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा। इसके चलते उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। यानी कि जो एक्चुअली में पजल 3 से 4 मिनट की थी उसने उतना ही टाइम दिया, उसमें हुई तो हुई, नहीं हुई तो टाटा बाय बाय खत्म। वो वहां से जंप कर गया, क्योंकि उसको पता था कि समझदारी इसी में है कि टाइमर बाबा चल रहा है, सब देख रहा है, अगर मैंने अपना टाइम खराब कर दिया तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में स्टूडेंट ए जो ईगो पे क्वेश्चन लेके जा रहा था, उसने पजल तो सोल्व कर ली दो, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि टोटल कट ऑफ मैटर करती है। एग्जामिनर आपको पद्म भूषण, विभूषण, अशोक चक्र नहीं देने वाला कि आपने बहुत ही लिजेंडरी काम किया है। तो स्मार्टली चलो, जो क्वेश्चन पहले डुएबल है, इजी वाले हैं, मॉडरेट है, उनको फिनिश करो, चाहे प्री हो या मेंस हो, उसके बाद आगे बात करना। अब सेम चीज मेंस में अप्लाई होती है। मेंस में भी कभी अगर क्वांट और रीजनिंग आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, अर्थमेटिक के एकदम डर में रहते हैं, फोबिया में कि सर अर्थमेटिक नहीं हुआ तो मेंस कैसे क्वालिफाई होगा। देखो, सिंपल फंडा है एकदम, सिर्फ अर्थमेटिक नहीं आती क्वांट सेक्शन में, लॉजिकल डीआई भी आती है, और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के भी आते हैं, ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन। तो पहले उनको टैकल करो,
उसके बाद अर्थमेटिक पे जाना। उसमें भी अर्थमेटिक पे अगर आपके 4-5 चैप्टर स्ट्रोंग है तो उन पे स्विच करो, उनको इतना स्ट्रोंग कर लो कि आपसे वो छूटे ना पाए। सेम चीज़ रीजनिंग में अप्लाई होती है। रीजनिंग में कभी भी पजल पे पहले मत जाओ, या अगर बाद में भी जाते हो पजल पे और अगर अटक जाते हो तो उसको ईगो पे मत लो, वहां से भागो जितना जल्दी हो सकता है। इस चीज को समझो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और यहाँ पर जो पूरा गेम है मैंने बताया था, टी क्यों टी का है, टाइमर, क्विक एक्शन और टॉपर। अगर आप कहीं भी टाइम खराब करोगे, आपकी उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि आप एग्जाम में लैग कर जाओगे, फेल होने के आपके हाई चांस होंगे। जितना टाइम की इंपॉर्टेंस समझोगे, जितना ज्यादा क्विक एक्शन ले आप लोगे, उतना ज्यादा टॉपर में आने की आपकी पॉसिबिलिटी होगी। अब कौन से रास्ते में जाना है वो आपका डिसीजन है। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है। तो अगली बार से कभी भी अननेसेसरी अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर रखा है, और जो क्वेश्चन आपके सामने इजी आता जा रहा है उसको अटेम्प्ट करना फटाफट से शुरू करो। और जो क्वेश्चन सेव फॉर लेटर वाले हैं, मार्क फॉर रिव्यू वाले, उनको बाद में अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और हमेशा माइंड फोकस्ड रखना है, काम रखना है। एक गोल्डन टिप देता हूँ आप सभी को, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है कोई भी, बैंकिंग का, प्री या मेंस, तो हमेशा दो चीज याद रखना। एक है माइंड, और दूसरा है टाइमर। इसका गेम है पूरा का पूरा, चाहे प्री हो या मेंस हो। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपने आधे से ज्यादा बैटल जीत लिया। अगर आपका माइंड पैनिक हुआ तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका माइंड काम हुआ तो आपका टाइम यूटिलाइज होगा। अब आपको कौन सा करना है और क्यों करना है, और उसका करने से क्या होगा, आप अच्छे से आंसर जानते हो। अगर आप समझदार हो तो आप सेकंड को चुनोगे, ना कि फर्स्ट को।